वाकई अहम खबर है, सबको ध्यान से इस खबर को सुनना और समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये कहते हैं कि 30 अप्रैल तक प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रदेश में सर्वे होगा। सभी मंत्री कई क्षेत्रों में पीएम आवास का खुद सर्वे करेंगे। 6 लाख से ज़्यादा आवास का सर्वे हो चुका है, ये भी उन्होंने बताया। और पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास अलॉट किए जाने। तो जो कई लोगों की शिकायत है कि उनको पीएम आवास अब तक नहीं मिल सका है, उनके लिए ये बड़ा अवसर होगा। सर्वे में जिनके भी नाम कंफर्म किए जाएंगे उनको आगे ये पीएम आवास मिलने वाले हैं। और इसी को लेकर सर्वे की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सभी मंत्री कई क्षेत्रों में इस सर्वे का हिस्सा बनेंगे। 6 लाख से ज़्यादा आवास का सर्वे होगा। पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास स्वीकृत होकर मिलेंगे। आवास प्लस 2024 का नया पखवाड़ा आज से लेकर के 30 तारीख तक। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर के समीप एक गांव में एक घर का स्वयं सर्वे करेंगे। कल पूरा मंत्रिमंडल एक एक स्थान पर सर्वे करेगा। परसों विधायक और सांसद सर्वे करेंगे। नरसों जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद जनपद के अध्यक्ष और सदस्य इसको सर्वे करेंगे। ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। और सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, ये खबर काम की है और कई लोगों के काम की है। लोग अक्सर पूछते हैं आपसे, हमसे भी, कि आखिर ये सर्वे कब होगा, कैसे होगा। बताइए ज़रा, इस सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, कब से शुरू होगा, कौन करेगा, किसको क्या दायित्व है और लोग क्या करें। बिल्कुल, देखिए पुनीत, ये बड़ी खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जो पिछले कई समय से आवेदन कर रहे हैं। और जैसे बीजेपी ने बार बार आरोप लगाया था कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया था। और आपको याद होगा कि पंचायत विकास विभाग से टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा भी दे दिया था। उसी मुद्दे को लेकर आज भी कहीं ना कहीं सदन में कांग्रेस को घेरती आज भाजपा की सरकार। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो पीएम आवास है को लेकर सर्वे हो रहा है। और वो आवास प्लस अर्थात जो 2012 की सूची से भी जिन्होंने बाहर है, जिनका नाम नहीं, उनको भी दिया जाएगा। और उसके अलावा आप देखिए कि 16 माह में 18 लाख आवास बनाने का जो है दावा किया गया था। और लगभग 16 लाख से ज़्यादा आवास जो है स्वीकृति उसकी दी जा चुकी है। या तो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं या फिर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में काम पूर्ण हो जाएंगे। और यही विजय शर्मा कह रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में यही काम करने जा रहे हैं और स्वयं जो है बस्तर के गांव में जाएंगे। इसी तरीके से मंत्री भी आने वाले समय में जाएंगे और विधायक भी जाएंगे और किस तरीके से पीएम आवास का जो काम है वो बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि 2028 विधानसभा चुनाव आते आते तक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी बताएगी कि किस तरीके से हम 18 लाख लोगों का जो है आवास बनवाए हैं, पीएम आवास बनवाए। तो ऐसे में एक नक्सलवाद के बाद जो दूसरी एक बड़ी चीज़ है महतारी वंदन योजना। और ये तमाम ऐसी स्कीम है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। और वो भी जो है लाखों की तादाद में। आप सोचिए कि 18 लाख पीएम आवास मिल रहा है, मतलब जो है पति पत्नी जोड़ लेते हैं और उसके 1-2 बच्चे जोड़ लेते हैं, तो आप सीधी बात देखिए कि लगभग 54 लाख या 72 लाख लोगों को सीधे लाभान्वित ये योजनाएं कर रही है। इसी तरीके से 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जो है महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसी तमाम स्कीम जिससे सीधे लोगों का जुड़ाव हो रहा है उस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो काफ़ी समय से लोगों की मांग थी। तो आप देखिए, मैं 2-3 आंकड़े आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है सबसे पहले जो है केंद्र की सरकार ने दी थी, जो पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा छत्तीसगढ़ का था। उसके बाद पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री जब आए थे तो उन्होंने 3 लाख आवास दिए थे। इसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि 3.5 लाख आवास जो है आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। और कुल मिलाकर इस तरीके से आंकड़ा अगर देखें तो ये लगभग आंकड़ा 16 लाख के लगभग पहुंचता है, जबकि लक्ष्य जो रखा गया है 18 लाख का दावा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो सभी दावे पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी जो आने वाले समय में किस तरीके से जनता के बीच जाएगी, वही कांग्रेस के पास क्या इस मुद्दे पर कुछ कहने को रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही है कि उनके पास एक भी ऐसा नहीं था कि वो पीएम आवास बनवा सके।
तो वाकई एक मुख्य अवसर आन पड़ा है और जिस तरीके से आपने बताया कि अब लोगों का वो सपना भी पूरा हो सकता है। और दूसरा, एक शासन से लगातार कहा गया था कि इसके सर्वे होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो वो तारीख भी इसमें सामने आ गई। शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सौरभ ने जो बताया, इसके मुताबिक इस कार्य को अब सरकार तेज़ी से प्राथमिकता के आधार पर करने वाली है। तारीखें ज़रूर आप ध्यान रखें। इधर रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बना दी है 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर। यह रायपुर की घटना है। कांग्रेस ने घटना के लिए जांच समिति बनाई है। 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी है जिसमें सभी महिलाएं हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा इसकी संयोजक हैं। पूर्व विधायक अनीता शर्मा, दीप्ति दुबे इस जांच समिति का हिस्सा हैं। इसके अलावा संगीता दुबे, वंदना राजपूत भी इस टीम में होंगी। प्रगति वाजपेयी, ममता राय भी जांच समिति में शामिल की गई हैं। तो बड़ी घटना आपको बता रहे हैं। रेप केस को लेकर एक तरफ जांच और छानबीन जारी है रायपुर में, और कांग्रेस ने अब इसके लिए 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस में एक 7 सदस्यों की टीम बना दी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी बताइएगा, एक जांच टीम का ऐलान किया है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस जो है प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसको लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। और इसी क्रम में जो रायपुर के मुआ इलाके में जो 3 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, उस मामले को भी कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए एक 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। और इसमें सबसे खासियत की बात यह है कि 7 सदस्यीय जांच कमेटी में सभी महिलाएं हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा को इस जांच कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा इस जांच कमेटी में पूर्व विधायक अनीता शर्मा है, पूर्व महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे हैं, संगीता दुबे हैं, वंदना राजपूत हैं, प्रगति वाजपेयी हैं, ममता राय है। तो ये 7 सदस्यीय टीम जो है वो घटनास्थल पर जाएगी, पूरी घटना की जांच करेगी, आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगी, पीड़ित परिवार के जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करेगी, और उस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंपेगी। तो लगातार जो जिस तरह से महिलाओं और ये मासूम बच्चियों के साथ जो दुराचार की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर सरकार जो है कांग्रेस जो है लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा कर रही है। और इसी क्रम में लगातार वो इस तरह के जो गंभीर मामले होते हैं उस पर जांच कमेटी का गठन करता और किया है, कर रही है। और इसी क्रम में जो मुआ में जो घटना हुई उसके लिए जांच कमेटी बनाई। जी, तो जो कुछ हुआ है बस उसकी जांच कांग्रेस की टीम करेगी और रिपोर्ट पीसीसी को यहाँ देने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर दुर्ग में बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में पूरे देश की और प्रदेश की संवेदनाएं एक बार फिर से इस केस के साथ जुड़ गईं, जब पता चला था कि इस केस में सगा चाचा रेपिस्ट है और उसी के वजह से बच्ची की जान भी गई। पुलिस जांच से पहले असंतुष्टि जताते हुए परिजनों ने कुछ शंकाएं और शक सामने रखे थे, लेकिन अब जब पुलिस टीम ने उनको बताया तो परिजन संतुष्ट हैं। यह आज का बड़ा अपडेट है। परिजनों ने अब आरोपी को यानी सगे चाचा को, जिसको पहले आरोपी मानने से परिवार इनकार कर रहा था, अब ये परिवार की मांग है कि उसे फांसी दी जाए। पुलिस की एसआईटी जांच हो रही है। रिपोर्ट में आरोपी सोमेश का डीएनए सैंपल लिया गया था जो पूरी तरह से मैच करता है। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग पहले की थी, लेकिन जब एसआईटी टीम घर पहुंची, सारे साक्ष्य परिवार के सामने रखे, तो अब परिवार इस जांच से संतुष्ट है और साथ ही एसआईटी जांच से उम्मीदें लगाए बैठा है। ये मांग भी करता है कि आरोपी को, जो उन्हीं के परिवार का है, उसे फांसी दी जाए। और एक बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से टुटेजा को बड़ी राहत मिली है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। शराब घोटाला मामले में भी आरोपी हैं टुटेजा। 21 अप्रैल 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपी टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जमानत पर आपत्ति लगाई थी, लेकिन आज आरोपी अधिकारी को, पूर्व अधिकारी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उन्हें एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। खबर बिलासपुर से है, जहां एनएसएस कैंप में 155 हिंदू छात्रों को गुमराह करते हुए धोखे से योग की आड़ में नमाज पढ़वा दी गई।
शिकायतकर्ताओं का ये आरोप है कि 30 मार्च को ईद उल फितर के मौके पर वहां के कोऑर्डिनेटर ने 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाया और नमाज अदा करने कहा। मौजूद दूसरे छात्रों को उसे हूबहू दोहराने का आदेश दिया। न मानने पर डिसिप्लिनरी एक्शन का डर भी दिखाया। कुछ छात्रों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबके मोबाइल फोन जब्त करा लिए गए थे। मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने इस घटनाक्रम को लेकर बाद में अपने वीडियोज बनाकर दिए पहचान छिपाकर। छात्रों की शिकायत पर कोनी थाना पुलिस जांच कर रही है। वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया और मैं इसी 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर है, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए। मेरे ख्याल से उसमें शिकायत हुई और कुलपति महोदय ने उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई है और इस तरह की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जोर जबरिया इस तरह काम करने की अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना में जांच के बाद दोबारा न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे हम लोग। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का एक मामला है। एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया गया था। उसमें विश्वविद्यालय के उनके जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी छात्र वहाँ गए थे। तो इस दौरान कोई चीज़ हुई है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन भी अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई करेगा और इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा ली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी वो करेंगे। शिवतराई में एक कैंप लगा था एनएसएस का कैंप लगा था जिसमें करीब 159 बच्चे थे और मीडिया रिपोर्ट से ये संज्ञान में आया है कि वहाँ पर कुछ नमाज पढ़ाने की घटना हुई है। इसमें कितना तथ्यगत सच्चाई है इसको पता करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो शीघ्र ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो सब कुछ जांच रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। विपक्ष कहता है कि हैरान करने वाली घटना है, सत्ता पक्ष कहती है जांच टीम बन गई है, जल्दी सच सामने आएगा। पुलिस भी ये कहती है कि प्रबंधन जांच करा रहा है। मामला बड़ा अजब सा है कि कोई हिंदू छात्रों से जबरन धोखे से नमाज क्यों पढ़ाएगा। ये साजिश है या कोई सनक है। इसी विषय पर है रात को 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात देखना मत भूलिएगा। उत्तर लेने का प्रयास करेंगे और क्या इसमें शुरुआती जांच में कुछ फैक्ट सामने आए ये भी आपको बताएंगे रात 8 बजे। बिलासपुर में बजट को लेकर एक बैठक हुई और नगर निगम की सामान्य सभा की इस बैठक में हंगामे के बीच में बजट पेश हुआ है। सभा की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मच्छर का आतंक, अधूरा सर्विस प्रोजेक्ट, इस पर नाराजगी विपक्ष ने जताई। कुल 1089 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। इस सब के बीच पिछले बार से 38 करोड़ रुपए अधिक है। तो आज जब से सामान्य सभा शुरू हुई है विपक्ष का हंगामा दिखाई पड़ा। सबसे पहले राष्ट्रगान के बाद राज्यगीत गाए जाने की मांग विपक्ष के पार्षदों ने की। इसके बाद फिर अलग अलग मुद्दों पर मच्छर का आतंक, अधूरा सीवेज प्रोजेक्ट, इन सब को लेकर नाराजगी प्रकट की। विशाल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से, उनका रुख करते हैं। विशाल, बताइएगा सामान्य सभा में आज बजट भी रखा गया और उसके अलावा भी कई मुद्दे गूंजे, बताइए, अपडेट दीजिए। हाँ, निश्चित तौर पे कई मुद्दे गूंजे। शुरुआती दौर में ही जैसे ही सामान्य सभा की शुरुआत हुई तो बजट पेश होने से पहले हंगामेदार स्थिति बनी। विपक्ष लगातार जो कई बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट है, सीवरेज प्रोजेक्ट की बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखाए विपक्ष की ओर से दिखाई गई। इसके अलावा शहर में जो मच्छर का आतंक है इसको भी कहा गया है कि समय समय पर निगरानी नहीं की जाती है। नालियों की साफ़ सफाई को लेकर भी चिंता जताई गई। इसके अलावा पेयजल संकट को लेकर बात की गई। इसके अलावा 8 जोन में, अलग अलग 8 जोनों में पिंक टॉयलेट की बात कही गई है, हालांकि कि किया जाएगा आने वाले समय में। तो जो 1089 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है बजट, उसे पेश कर दिया गया। अंततः इसे सफलतापूर्वक पेश किया गया है, लेकिन इसमें पुराने बजट से बात करें तो उससे 38 करोड़ ज़्यादा का ये बजट है। अब तमाम जो मांगे हैं जिसमें बुनियादी सुविधाओं को लेकर ही मांगे रखी गई है और लगातार ये बात कही गई थी कि जब
नया निगम अस्तित्व में आया तब ये कहा गया कि पेयजल संकट को सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ उसे सुधारा जाएगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कितना क्रियान्वयन होता है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं काफ़ी आज खुशमिजाजी के साथ बजट पेश करते नज़र आए। सब भगवा गमछे के साथ मौके पे मौजूद थे और सही तरीके से अपने बजट को क्लैरिफाई किया, अपने बीच में रखा। इस तरह से आज 1089 करोड़ का बजट पेश हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट और जानकारी के लिए। तो आज बिलासपुर निगम ने अपना बजट पेश कर दिया है और साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया, बात रखी। इधर धमतरी से एक अहम खबर आपको दे दें। धमतरी में IBC 24 की खबर का असर दिखा है। 26 अवैध होर्डिंग्स पर निगम का बुलडोजर चला। सिहावा चौक, अंबेडकर चौक पर ये होर्डिंग्स लगाकर रखे थे। रत्ना बांधा, बठेना चौक पर भी होर्डिंग्स लगे थे। निगम ने अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा और इन होर्डिंग्स को हटाया है। तो तस्वीरें आपको धमतरी की दिखा रहे हैं, जहां रत्ना बांधा, बठेना चौक पर अवैध होर्डिंग्स को हटाने निगम की टीम एक्टिव हुई है। इस तरह के अवैध होर्डिंग्स अक्सर लोगों की सुविधाओं को कम करते हैं, बाधा बनते हैं आवागमन में। और इसके अलावा कई दफ़ा कुछ होर्डिंग्स को लेकर हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है जिन जगहों पर वो लगाए जाते हैं। ऐसे ही अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम निगम की टीम ने किया है। खबर जगदलपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम साय जगदलपुर के निजी होटल में पर्यटन, उद्योग और कौशल विकास को लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे। बुधवार को बस्तर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। सरकार का फोकस बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पर्यटन एवं उद्योग के क्षेत्र में रोड मैप तैयार करना है। इस दौरान कहा कि जल्दी बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा और इसके बाद बस्तर चरणबद्ध तरीके से कैसे विकसित हो, स्थानीय लोगों को इससे कैसे लाभ मिले, इस पर अगले 2 दिन तक शरा मशवरा और मंत्रणा की जानी। पर्यटन के क्षेत्र में कैसे इस क्षेत्र को बढ़ाएं, यहाँ पर उद्योग धंधे कैसे स्थापित हों, नई उद्योग नीति भी लाए हैं और उसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कई सुविधाएं नॉमिनल दाम में 1 रुपया एकड़ में उनको ज़मीन उपलब्ध कराने, ऐसी व्यवस्था भी नई उद्योग नीति में है। और लोगों को स्किलिंग करके उनको कैसे रोजगार से जोड़ेंगे, इस सब पर परिचर्चा है। और इधर बालोद से खबर है, मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी पहुंचकर अचानक से व्यवस्थाओं को परखा है और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को फटकार भी लगाए। मंत्री ने जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आंगनबाड़ी पहुंची बालोद में और अचानक से निरीक्षण करने मंत्री जी ने जब वहां पहुंचकर देखा, अव्यवस्थाएं देखी, तो उस पर वे नाराज भी हुई हैं। संबंधितों को फौरन उन्होंने ये चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह की गलतियां त्रुटियां पाई गई तो फौरन एक्शन होगा। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाया। बस ऐसे चल रहे हैं, पेमेंट आप लोग ले रहे हैं। मेरा तबीयत खराब था तो मैं छुट्टी भी दी। नहीं आप काम ही नहीं कर रही है, इसका मतलब इन्होंने बांटा ही नहीं है मैम। छुट्टी गए थे 2 तारीख को। अच्छा एक मिनट हेलो आप लोग छुट्टी पे पिछले मंगलवार को थे, एक हफ्ता तक उसमें प्रेजेंट एब्सेंट होगा, रजिस्टर में होगा। नहीं मैंने तो एंट्री किया, देखिए ना मार्च का एंट्री है, उसके बाद यही है। जिम्मेदार है या तो आप लोग जाते नहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में, या तो उनको बताते नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। जिम्मेदार यहाँ पर सब कोई है। शहर में रह के एक्सपीरियंस। और इधर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार
मेंस अंडर 16 इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के निर्देश पर आरडीसीए ने इस चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें रायपुर के 10 स्कूलों की टीम्स ने हिस्सा लिया। 5 अप्रैल से शुरू हुई इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला राजकुमार कॉलेज और आदर्श विद्यालय के बीच हुआ, जिसमें राजकुमार कॉलेज को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रेसिडेंट ने बताया कि स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने इस तरह की चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। अच्छा इनिशिएटिव है। इससे स्कूली लेवल पे ही क्रिकेट और क्रिकेट की स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट ग्रो करेगा। इससे हर वर्ष ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल का आयोजन हम करते रहे और उस क्रिकेट को बढ़ावा मिलता रहे। करीब करीब 10-12 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे आयोजन संपन्न हुए हैं और 10-12 स्कूलों में से जो बच्चे मतलब चैंपियन हुए हैं वो अलग बात है। और जैसे यहाँ 10 स्कूलों ने भाग लिया तो उस 10 स्कूलों में से जो बच्चे अच्छे हैं उनका कैंप आयोजित करेगा रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और उसको डायरेक्ट रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन टीम में प्रवेश मिले उसका प्रयास भी करेगा।